हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच इज़ बेस्ड अपॉन फॉर्मुलेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। यानी यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, एक स्टेटमेंट दी होगी, उसको आपने जो है वो मैथमेटिकली ट्रांसलेट करना है और आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। एक बार जल्दी से रिकॉल करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड ए इज़ नॉन ज़ीरो। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है वो आपने बनानी है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आपने देख लेना है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो स्टेटमेंट क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो आप लिख लो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 528 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने हर एक क्वेश्चन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि किस वेरिएबल को किस वेरिएबल के साथ रिलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको ब्रेथ के साथ जो है वो कंपेयर किया हुआ है। तो जिसके साथ कंपेयर किया है वो वेरिएबल आपका क्या होगा, सेकंड नंबर वाला इंडिपेंडेंट। यानी इसकी वैल्यू आप कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे जो ब्रेथ है उसको मैं लेट कर रहा हूँ, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स मीटर, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा मेंशन है कि इन मीटर्स है, दोनों के जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स में है। एंड तो अब लेंथ क्या होगी, तो लेंथ जो है इसको आपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मीटर मोर। तो 1 मीटर मोर का मतलब क्या है कि +1 इज़ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, के ब्रेथ के यानी चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा। तो यानी ब्रेथ हमने x लेट की है तो उसका डबल क्या होगा 2x, और उससे 1 और ज़्यादा तो +1, साथ में यहाँ पे क्या आएगा मीटर। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आपने उस प्लॉट की यानी उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या करनी है, फाइंड। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। अब आपको पता है कि बिकॉज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से लेंथ मेरे पास क्या है 2x + 1 और ब्रेथ मेरे पास क्या है x, और राइट साइड पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन ही है 528। अब स्टूडेंट जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखना। तो ये फर्दर क्या बनेगा 2x × x 2x स्क्वायर और 1 × x ये x बन गया, और आपने इसको इधर शिफ्ट करना है, ये आ गया -528 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी तक आपने इस इक्वेशन को आगे जो है वो आपने सॉल्व नहीं करना है। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। यहाँ पे हमें बोला था सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज़ समथिंग विच वी हैव डन। तो वी विल डू इट सेकेंड पार्ट, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। Yes students, now see the second part of question number 2. So we are given the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने हर एक स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है, और आपको अगर उसका मीनिंग एक एक वर्ड का अच्छे से समझ आ गया देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फॉर्मुलेट द गिवन स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस या कॉन्टीन्यूसली यानी लगातार। और पॉजिटिव इंटीजर्स आपके कौन से हैं, देखो इंटीजर होते हैं सेट ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके पास आएंगे सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स, आपकी काउंटिंग। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है 306, एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ लेट 1 इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर को आप ले लो यहाँ पे x, और देखिए स्टूडेंट क्योंकि दोनों इंटीजर कंसेक्यूटिव हैं तो सेकंड इंटीजर क्या होगा एंड अदर इंटीजर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ पे है लगातार। अब जैसे 5 के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है 6, 6 के बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है 7। तो यहाँ पर तो हमें क्लैरिटी है।
अब जब यहाँ पे पूछा जाता है कि हाँ जी x के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं y। उनको ये भूल जाता है कि वो मैथ कर रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ने लग पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो x के बाद अगर y है इट्स ओके, y के बाद z आएगा, तो z के बाद आगे फिर क्या आएगा, तो आपके हाथ खड़े हैं फिर आगे, तो आपको आगे पता नहीं चल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली आपने इसी लॉजिक को यूज़ करना है। अब देखो अगर फर्स्ट डिजिट मेरा 5 है तो नेक्स्ट क्या होगा, तो इट विल डेफिनेटली बी 5 + 1 यानी 6। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सक्सेसर, नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमने हमेशा क्या प्लस करना है, 1। और 6 का भी आगे आपने नेक्स्ट नंबर पता करना है, तो 6 + 1 यानी 7। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर फर्स्ट इंटीजर x है तो नेक्स्ट इंटीजर विल डेफिनेटली बी x + 1। अब आगे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्योंकि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है 306। तो यहाँ पे x और इसके सक्सेसर का, यानी ये जो दोनों कंटिन्यूस इंटीजर्स हैं आपके कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट क्या है 306। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, x² + x - 306 = 0। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स pause the video and note it down, then we will discuss its third part. Yes students, now see the third part of second question. We are given Rohan's mother is 26 years older than him, कि रोहन के जो माता जी हैं वो रोहन से कितने साल बड़े हैं, 26 साल। तो यहीं से आपने क्वेश्चन अपना स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ पे रोहन के मदर की जो एज है उसको कनेक्ट किया है रोहन की एज के साथ, कंपेयर किया हुआ है। तो जिसके साथ कंपेयर किया है उसको आपने क्या लेट करना है, x। तो लेट रोहन्स एज, तो सबसे पहले रोहन की जो एज है वो यहाँ पे आप ले लो x ईयर्स, एंड हिज मदर्स एज। तो मदर की एज क्या होगी, वो रोहन से कितने साल बड़े हैं, 26 ईयर्स। तो रोहन की जो एज है उसमें 26 अगर आप ऐड कर दो तो किसकी एज आएगी, रोहन के मदर की। तो आगे मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी उन दोनों की जो एजेस हैं रोहन की और उसके मदर की, अब से 3 साल बाद, यहाँ पे लिखा है 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अब से 3 साल बाद, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाओ आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years रोहन्स एज। अब देखो रोहन की जो एज है अब से 3 साल बाद क्या होगी, राइट नाउ हिज एज इज x years। तो आफ्टर 3 years हिज एज विल डेफिनेटली बी x + 3 years। एंड हिज मदर्स एज, इसी तरह से उसके मदर की जो एज है अब से 3 साल बाद क्या होगी, हिज मदर्स एज। तो अभी एज है x + 26, तो उसमें हमने 3 और ऐड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा x + 29। तो आपको बोला हुआ है कि आफ्टर 3 years द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। तो यानी 3 साल बाद रोहन की एज जो कि x + 3 है और उसके मदर की एज जो कि x + 29 है, तो दोनों की एजेस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 360। अब आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये बनेगा x² + 29x। इसी तरह से 3 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 3x + 29 3s, तो इट मस्ट बी 87 - 360 = 0। तो ये क्या बनेगा, x² एज इट इज़, और ये बन गया आपके पास 32x। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास डेफिनेटली बनेगा 3, और ये बन जाएगा 7 और 2 और माइनस = 0। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Yes students, now see the last fourth part of question number 2. So we are given a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed, कि किसी ट्रेन ने यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर यानी एक समान चाल के साथ 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, इतनी जो दूरी है उसने तय की। तो इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उस ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 km/h कम होती तो उसको 3 घंटे जो हैं वो ज़्यादा लगते। तो ये तो ऑब्वियस ही है, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो डिस्टेंस उसने उतना ही कवर किया है, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो आप लिख लो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो आप यहाँ पे लेट कर लो x km/h, और साथ में डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डिस्टेंस वी आर गिवन 480 किलोमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, वी नो दैट
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ये जो रिलेशनशिप है ये आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे स्पीड आपके पास अवेलेबल है, डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है, टाइम नहीं अवेलेबल। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला आप ड्राइव करो तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार हमने और टाइम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम को आप लेट कर लो t1। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है 480 और स्पीड हमारे पास क्या है x, साथ में आप लिख लो आवर्स। तो ये उस ट्रेन का वो टाइम है जब उस ट्रेन की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 480 किलोमीटर। इसी तरह से नेक्स्ट आप लिख सकते हो न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी राइट नाउ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x, तो आपने 8 किलोमीटर पर आवर उसको कम करना है, साथ में आएगा किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस उतना ही है, तो डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो न्यू टाइम है, न्यू टाइम टेकन बाय द ट्रेन, इसको आप लेट कर लो t2। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इस बार डिस्टेंस तो उतना ही है पर स्पीड इस बार क्या होगी x माइनस 8, साथ में यहाँ पे आएगा आवर्स। अब स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि आउट ऑफ t1 एंड t2 विच वन इज़ ग्रेटर। तो इसको क्वालिटेटिवली अगर आप देखो, यानी मैथमेटिकली छोड़ दो, अगर आप वैसे देखो तो देखो यहाँ पे सेकंड केस में जो स्पीड है वो उस ट्रेन की क्या थी, कम, तो उसको टाइम क्या लगा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा। तो यहाँ पे t2 जो है इट इज़ ग्रेटर देन t1। तो आपने लिखना है क्लियरली t2 इज़ ग्रेटर देन t1। और मैथमेटिकली आप चेक कर सकते हो, क्वालिटेटिवली तो हमने देख लिया, क्वांटिटेटिवली आप देखो कि 480 के नीचे यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है x माइनस 8। तो जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतनी ओवरऑल वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे t2 इज़ ग्रेटर देन t1 एंड बाय हाउ मच। तो उस ट्रेन को कितना समय ज़्यादा लगा, 3 घंटे। मतलब कि अगर आप t1 में 3 घंटे जोड़ दो तो वो किसके बराबर आएगा, t2 के। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो t2 माइनस t1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे t2 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 480 अपॉन x माइनस 8, साथ में आपके पास माइनस t1 की वैल्यू क्या है 480 अपॉन x, और राइट साइड पे आपके पास क्या है 3। अब स्टूडेंट्स आगे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो डू वन थिंग, टेक 480 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। तो इन दोनों में से 480 कॉमन कर लो, अंदर आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो आपको पता है ये ऊपर ऊपर जो कैंसिलेशन है वो आप कर सकते हो वैन एवर द साइन ऑफ इक्वल टू इज़ देयर। तो यहाँ पे आ गया 160, तो 160 तो बाहर ही है। अब यहाँ पे आप इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लो, जो आपके पास आएगा x इंटू एक्स माइनस 8। तो इन दोनों को अगर आप इससे डिवाइड करो तो x माइनस 8 वाली टर्म कैंसिल आउट, x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया x, आगे साइन है माइनस का। इसको आप इससे अगर डिवाइड करो तो x वाली टर्म कैंसिल, आपके पास बचा x माइनस 8 और राइट साइड पे आपके पास क्या बचा 1। तो 160 एज इट इज़, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लाई करो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ऊपर आपके पास ब्रैकेट ओपन करने पर दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो x वाली टर्म आपकी क्या हो गई, कैंसल आउट। तो यहाँ से 160 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x को आप ऊपर ले जाओ, और फाइनली जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपके पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या बन रहा है 128, और साथ में 0 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वी वांट टू कंस्ट्रक्ट, विच वी वांट टू फॉर्म। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 अब फिनिश है। तो वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 इन विच वी विल डिस्कस फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।